आप देखने वाले हैं ईवीएस एनसीईआरटी का जो चैप्टर फर्स्ट है क्लास फोर्थ का। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो आपका चैप्टर दिया गया है चलो चले स्कूल के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हमें अपने भारत में देखना है किस स्टेट में किस माध्यम से बच्चा आप देखेंगे कि एक जगह से विद्यालय की ओर प्रवेश करता है या विद्यालय की ओर जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें स्थिति बताई गई है बांस से बना हुआ पुल। तो यहाँ पे हमें जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे वो आपके यहीं से बनेंगे। बांस से बना हुआ जो पुल होता है ये किस जगह होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा असम में होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताबें उठाते और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। देखिए जैसा यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया गया है, कोई बालक ये है एक हाथ से क्या किए हुए है साइड में बांस को पकड़े हुए और एक हाथ में इसकी में क्या है किताबें हैं, और ये जल्दी से क्या कर रहा है बांस के पुल पे से गुजर जाता है। ऐसा कहाँ पे होता है? असम में होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो असम के जो बच्चे होते हैं वो विद्यालय जाने के लिए किस प्रकार के पुल का उपयोग करते हैं। तो किस प्रकार के पुल का उपयोग किया जाता है? बांस के पुल का उपयोग किया जाता है। देखिए अगला हमसे पूछा जाएगा, तो अगला आपका दिया गया है ये लद्दाख। लद्दाख में क्या बताया गया है? ट्रॉली। जो लद्दाख की जो स्थिति है यहाँ पे हम देखेंगे जो बच्चे जो विद्यालय जाते हैं किसके माध्यम से जाते हैं? ट्रॉली के माध्यम से जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्कूल पहुँचने के लिए हम रोज नदी पार कर, इनको क्या यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली नदी होती है, नदी को इनको क्या करना होता है रोज पार करना पड़ता है। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो नदी होती है ये खूब चौड़ी होती है, और चौड़ी होने के साथ साथ जो नदी होती है कैसी होती है? गहरी होती है। अब नदी के पार जाते ही मजबूत लोहे की रस्सी होती है, एक तो नदी के आर पार क्या कर ली जाती है लोहे की मजबूत रस्सी को बांध लिया जाता है, या दोनों तरफ से भारी पत्थरों या फिर पेड़ों से कसकर बनी रहती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बीच में से यहाँ पर नदी निकली हुई है। अब दोनों तरफ से भारी पत्थरों से या पेड़ों से इसको कसकर बांध दिया जाता है। ट्रॉली जो आपकी लकड़ी से बना हुआ एक प्रकार का क्या होता है झूला होता है, इसको ये क्या कह रहे हैं? ट्रॉली कह रहे हैं। तो ट्रॉली पुली की मदद से पुल्ली ये आपकी यहाँ पर देख सकते हैं जो जिसके ऊपर रस्सी के ऊपर जो खिसक सके पुल्ली जो आपकी होती है, पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ एक ट्रॉली में बैठ जाते हैं और दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन बनने के लिए तैयार हो गए। एक तो आपका यहाँ से पूछा जा सकता है बांस से बने हुए पुल का उपयोग बच्चे स्कूल जाने में कहाँ का उपयोग करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। अगले में हो जाएगा लद्दाख में बच्चे स्कूल जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ये किसका उपयोग करते हैं? ट्रॉली का उपयोग करते हैं। इसके बाद आगे की ओर आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर सीमेंट का पुल दिया गया है। तीसरी कंडीशन दी गई है हमें भी कई बार कई जगह पानी को क्या करना होता है पार करना होता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट ईंटों और लोहे के सरियों से सामान्यतः आपने देखा होगा बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ते उतरने के लिए यहाँ पे तो देखिए आप देख सकते हैं ये आपको दोनों ओर दिखाई दे रही हैं, सीढ़ियाँ भी यहाँ पर लगी हुई हैं। आगे की ओर हम यहाँ पे बढ़ते हैं तो जो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनने वाले हैं वो यहीं से बनने वाले हैं, तस्वीरों से बनने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बल्लम, ये जो आपको छोटी एक नाव दिखाई दे रही है लकड़ी की जो छोटी सी एक नाव बनी होती है, इस नाव को ये आप क्या कहते हैं? बल्लम कहते हैं। तो बल्लम का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? केरल राज्य में किया जाता है। जो केरल राज्य के हमारे जो बच्चे होते हैं ये केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम में बैठकर स्कूल तक पहुँचते हैं। बल्लम जो आपकी होती है ये एक लकड़ी की छोटी सी बनी हुई नाव होती है। देखिए आगे यदि आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊंट गाड़ी दी गई है। तो ऊंट गाड़ी का उपयोग सामान्यतः कहाँ पे किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। हम रेगिस्तान में रहते हैं, राजस्थान में आपने देखा होगा सामान्यतः रेगिस्तान ही होता है। तो यहाँ पर रेगिस्तान में रहते हैं हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत के नजर आती है, दिन में तो रेत खूब दबती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठ कर के स्कूल पहुँचते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऊंट गाड़ी का उपयोग किस जगह के बच्चे स्कूल जाने में करते हैं? तो ये आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। आगे आप देखेंगे बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी में सामान्यतः देखेंगे हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं।
तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां भी खोल लेते हैं। ऐसा आपको डायग्राम में भी देखने के लिए मिलेगा। देखिए बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में कुछ बच्चे हैं। ये मैदानी इलाके में जब जाते हैं तो बैलगाड़ी का यूज करते हैं। दोनों ओर हरा भरा दिखाई दे रहा है, बीच में रास्ता है। और जब तेज धूप या बारिश होती है तो ये जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे क्या कर लेते हैं, छतरी को खोल लेते हैं, जिससे इनकी धूप से और बारिश से दोनों से ही क्या हो जाती है, रक्षा हो जाती है। सामान्यतः यदि आप देखें तो ये आपका क्या होता है, बैलगाड़ी वाला होता है। आगे की ओर हम देखेंगे तो आगे हमारी आने वाली है साइकिल की सवारी। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चियां दिखाई दे रही हैं आपको डायग्राम में। तो हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थीं, पर अब 7-8 लड़कियों की जो टोली होती है, टोली मुश्किल रास्तों को भी आसानी से पार कर जाती है। माने यहाँ पे बताया गया है कि जब साइकिल से 7-8 लड़कियां एक साथ हो जाती हैं, एक समूह बना लेती हैं, टोली बना लेती हैं और एक साथ इन रास्तों पर से आसानी से होकर के विद्यालय तक पहुँच जाती हैं। इसके बाद देखें, ये है जुगाड़। ये जुगाड़ यहाँ पे आप देखें तो कहाँ पे चलती है, गुजरात में चलती है। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। यहाँ पे देखिए दिया गया है, यह फटफट करती चलती है, ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी की फट्टों से बनी होती है। यहाँ पे आप देखें एक मोटरसाइकिल को क्या किया गया है, इस प्रकार का एक रूप दे दिया गया है, जिसमें 7-8 बच्चे या 6-7 बच्चे एक साथ आसानी से बैठ जाएं। सामान्यतः इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, गुजरात में किया जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जुगाड़ के नाम से जानते हैं। तो सामान्यतः आपने यहाँ पे देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं जंगल से जाते हुए कुछ बच्चों को। जंगल से जाते हुए बच्चे किस प्रकार जाते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जंगल है। यहाँ पे जंगल से जाते हुए कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। यानी ये जो एरिया है यहाँ पे जो घना जंगल है, इन बच्चों को स्कूल जाने के लिए इस घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना हो जाता है कि दिन के समय भी इनको कैसा लगने लगता है, रात के जैसा लगने लगता है। और सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाजें भी इन बच्चों को सुनाई देती हैं। आगे देखेंगे बर्फ पर चलते हुए यहाँ पे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो उत्तर की पहाड़ियाँ जो आपकी होती हैं, उत्तर की पहाड़ियों में जो बच्चे होते हैं, बच्चों को स्कूल जाने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है, बर्फ के रास्तों का सहारा लेना पड़ता है। यानी ये जो बच्चे होते हैं, ये बर्फ के रास्ते से होकर के निकलते हैं। तो देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं। यानी यहाँ पे बर्फ पर चलते हुए बच्चों को बताया गया है, मीलों फैली बर्फ पर चलकर हम हाथ पकड़कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं, ताकि जो आपकी ताजी बर्फ में तो जो पैर होते हैं, ताजी ताजी जो बर्फ होती है उसमें तो पैर कैसे हो जाते हैं, कई बार धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई है तो उस जमी हुई बर्फ के ऊपर जो बच्चे हैं, बच्चे फिसल भी सकते हैं। तो ये आपकी स्थितियाँ यहाँ पे बताई गई थी। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पे आप देखने वाले हैं आगे उत्तरांचल, उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते जो आपके होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, उत्तरांचल में होते हैं। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य में उबड़ खाबड़ रास्तों पर चल कर के बच्चे आपके विद्यालय जाते हैं। तो ये आपकी कौन सी जगह हो जाएगी, उत्तरांचल की जगह हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए इस पहाड़ी के रास्ते को आसानी से पार कर लेते हैं। ये बच्चे कहाँ के कह रहे हैं, ये आपके उत्तरांचल के बच्चे कह रहे हैं। तो सामान्यतः आप देखें यहाँ पर, ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये आपका सेकंड चैप्टर दिया गया जिसका नाम क्या हो जाएगा, कान कान में। ये आपका सेकंड चैप्टर है। यहाँ पे आपको कुछ संरचनाएं दिखाई दे रही होंगी जो आपकी जानवरों की हैं, जिनमें से यदि आप देखेंगे जो इन जानवरों के जो कान हैं, इन कानों को आपस में क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। तो इनकी आपको क्या करनी है, डायग्राम में देख करके जोड़ी बनानी है। तो नॉर्मली बात है, ये आप आसानी से कार्य कर सकते हैं। इसके बाद आगे की ओर यदि आप देखेंगे तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सामान्यतः हमें कुछ भी ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा जो आपको ऐसा लगे कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। डायग्राम दिए गए हैं, डायग्राम की सहायता से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब हमें देखना क्या है, जहाँ से क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं वो आपको मेन बिंदु जो आपका है, जहाँ से क्वेश्चन तैयार होते हैं, हमें केवल उसके ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पे देखें, ये आपके डायग्राम दिए गए थे। सेकंड चैप्टर में
कुछ भी आपको ऐसा समझाने लायक नहीं है। इसके बाद आप अगला थर्ड चैप्टर देख। ये रहा आपके सामने थर्ड चैप्टर, जिसका नाम क्या हो जाएगा, नंदू हाथी हो जाएगा। इसमें से यदि आप देखेंगे तो जो आपके क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं, हम सीधा क्वेश्चनों की ओर रुख करते हैं। तो यहाँ पे आप समानता देखेंगे, जो हमें क्वेश्चन देखने हैं, क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पे देखें, ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसी बॉक्स से पूरे चैप्टर का सार इस बॉक्स में दिया गया है। क्या आप जानते हैं? भैया नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे, इसी के लिए पढ़ रहे हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। यानी आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टली करके कि जो एक हाथी होता है वो एक दिन में सामान्यतः कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियों का सेवन कर लेता है। तो यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा, एक जो हाथी होता है वो सामान्यतः एक दिन में 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा क्या कर लेता है, पत्ते और झाड़ियों का सेवन कर लेता है, यानी खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए, हाथी बहुत ही कम क्या करता है, आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो हाथी होता है ये एक दिन में कितना सोता है, तो हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही क्या करता है, सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, यानी बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। यानी जो हाथी होता है ये कीचड़ में अधिक खेलता है। अब क्यों खेलता है, क्योंकि इससे उसका जो शरीर होता है उसके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है, इस कारण ये ऐसा करता है। वैसे उसके कान भी ये पंखे की समान क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गर्मी लगने पर ये अपने पंखों को क्या करता है, हिलाता है, हिला करके इसको उस हवा से ठंडक प्राप्त हो जाती है। इसके बाद यदि आप देखें तो यहाँ पर कुछ दृश्य दिखाई दे रहे हैं, ये आपका दिया गया है। इसके बाद आपका जो फिर से क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है वो आपका यहाँ से बनने वाला है। यहाँ पे यदि आप देखें, आपने पढ़ा कि नंदू हाथी, ये आपका चैप्टर पढ़ेंगे जब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन देखेंगे, अपने झुंड के साथ रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नंदू हाथी का जो नाम है वो अपने झुंड के साथ रह रहा है, और हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और उनके बच्चे ही रहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि हाथियों का जो झुंड होता है, हाथियों के झुंड में कौन कौन होते हैं, तो हाथियों के झुंड में केवल हथनियां ही होती हैं, यानी मादा हाथी होते हैं, हथनियां जिनको हम कहते हैं, और उनके बच्चे होते हैं। साथ में यदि आप देखें तो झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही उस झुंड की क्या होती है, नेता होती है। अब एक झुंड में सामान्यता देखा जाए तो 10 से 12, यानी 10 भी हो सकती हैं और 12 भी हो सकते हैं। 10 से 12 हथनियां होती हैं और उनके क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। यानी 10 से 12 हथनियां और उनके साथ में क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। ये सभी मिलकर के एक झुंड का निर्माण कर लेते हैं। उस झुंड की जो नेता होती है वो बुजुर्ग क्या होती है, हथनी होती है। अब हाथी 14 से लेकर के 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो अब यहाँ पर देखें, अभी बताया गया कि उनके बच्चे, हथनियां 10 से 12 और उनके बच्चे, अब जो बच्चे होंगे वो बच्चे यहाँ पे कितने साल तक, 14 से 15 साल के जैसे ही वो बच्चे होते हैं तो अपने झुंड को छोड़ देते हैं। यानी 14 से 15 साल तक ही वह अपने झुंड में रहते हैं, फिर भी झुंड को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं और अकेले रहना प्रारंभ कर देते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वह अपने झुंड को छोड़ देगा। ये आपका कौन सा चैप्टर दिया गया था, तीसरा चैप्टर दिया गया था। तो तीसरे चैप्टर में आपने सामान्यता देखा, जो आपके क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से IMP थे, इम्पोर्टेंट थे, ये आपने सभी देख लिए। इसके बाद यदि हम देखें तो आगे ये कुछ संरचनाएं दी गई हैं। यहाँ पे यदि आप देखेंगे पहेलियां जिनको हम कहते हैं, तो यह पटारी ही अब मेरा घर बन गया, मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानव भूल ही गया, बस पटारी है और यह सपेरा। माने ये सांप कह रहा है, सांप की बेचारे की स्थिति ऐसी है। आगे की ओर यदि आप देखें तो ये आप डायग्राम देख के समझ सकते हैं। यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ, नाचो कूदो आग के गोले में से निकालो, और भी ना जाने क्या क्या ना करो, तो भूखे रहो और पिटाई अलग से। माने ये बेचारा जो आप संरचना यहाँ पर देख रहे हैं, जानवर के ऊपर ये आप बीती है। सामान्यता यदि आप देखें तो ये आपका घोड़े का यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। तुमने मेरी दौड़ ही देखी है, मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो दर्द में मेरी जो जान होती है वो निकल जाती है। यहाँ पे बंदर की स्थिति बताई गई, नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई, मन ना हो फिर भी नाचो वह भी खाली पेट। यानी ये स्थितियाँ बताई गई हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन एक भी आने लायक नहीं होते, यानी क्वेश्चन आपके जो आने थे वहाँ से हम देख चुके हैं।
इसके बाद सामान्यतः आप देखें तो जो आपका नंदू हाथी का जो डायग्राम था, ये आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। और कुछ यहाँ पे यदि आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे सामान्यतः देखेंगे जो हाथी होता है ये एक दिन में कितने 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा क्या कर जाता है, पत्ते एवं झाड़ियों को खा जाता है। हाथियों का यदि आप क्या देखते हैं, झुंड देखते हैं, तो एक हाथियों के झुंड में सामान्यतः 10 से लेकर के 12 क्या होती हैं, हथनियाँ होती हैं। साथ में उस झुंड में क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। और इस झुंड की जो नेता होती है वो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। सामान्यतः जो हाथी होता है यानी जो नर हाथी होता है ये आपका 14 से लेकर के 15 वर्ष के बाद जो झुंड होता है उस झुंड को क्या कर देता है, छोड़ देता है और अपने अकेले रहना पसंद करता है। सामान्यतः ये आपके क्वेश्चन जो थे यहाँ से पूछने लायक थे, ये क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए ये आपका क्लास 4 का 4th चैप्टर है। मुझे सबसे अच्छा ये चैप्टर लगता है। यहाँ पे आप कुछ डायग्रामों को देख सकते हैं। साथ में नीचे जो आपका चैप्टर है, चैप्टर में किसके बारे में दिया गया, अमृता की कहानी। यानी आपने इनका नाम सुना होगा, अमृता देवी बिश्नोई चिपको आंदोलन, जी वही है ये, इन्हीं के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे यदि आप या तो पूरे चैप्टर को यदि आप पढ़ें या फिर यहाँ से जो मोस्ट बिंदु जो आपके होते हैं, इन मोस्ट बिंदुओं को यदि आप उठा करके देखते हैं तो इन मोस्ट बिंदुओं को हम उठा करके देखें तो ये कुछ अमृता देवी जी के बारे में कुछ यहाँ पे इसमें जानकारी दी गई है। संपूर्ण चैप्टर में इसमें हमको जानकारी देखनी है। अब जो आपका क्वेश्चन पूछने वाला है, एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है, सबसे पहले तो आप थोड़ी सी जानकारी देख लें। अमृता देवी जो है ये खेजड़ी वाली नामक स्थान में जगह पर रहती थी, जो आपके राजस्थान में, यहाँ पे आप देख सकते हैं खेजड़ी, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। एक तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है खेजड़ी नामक पेड़ कहाँ पे पाया जाता है, तो ये रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इसकी छाल से साथ में क्या की जाती है, दवाई बनाई जाती है। दवा बनाने के लिए इसकी छाल का उपयोग किया जाता है और इसकी लकड़ी में कीड़े भी नहीं लगते हैं। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत ही बच्चे खेलते भी। माने यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये होता है खेजड़ी नामक वृक्ष कहाँ पे पाया जाता है। तो आपका रेगिस्तानी इलाका जो है वो आपका कहाँ पे है, राजस्थान में है। जो आपका रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, साथ में इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है और इसकी छाल से हम क्या कहते हैं, दवा का निर्माण करते हैं, यानी दवा बनाई जाती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपकी कंडीशन यहाँ पे बताई गई है इस वाली कहानी में, यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। देखिए चैप्टर पूरा मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत ही मोस्ट चैप्टर है, सामान्यतः आपको याद ही होगा, केवल एक बार आपको पढ़ना और सुनना पड़ेगा। तो यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। और हाँ, यह किस्सा सच्चा है, माने ये सच्ची घटना है जिसको आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। अमृता राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ी वाली, खेजड़ी जो आपकी जगह का नाम बताया गया, गाँव का नाम बताया गया, खेजड़ी गाँव ये है। ये आपका कहाँ पे है, राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ी गांव की रहने वाली थी। जानते हैं उस गांव का नाम खेजड़ी क्यों था? उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। अब पेड़ों के कारण ही उस गांव का नाम क्या पड़ गया, खेजड़ी पड़ गया। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हरण, खरगोश, मोर, ना जाने कितने जानवर बना किसी तरह के घूमते रहते थे। गाँव वालों को बुजुर्गों की कहानी बातें आज भी याद थी। उनका कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं और पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। ये थोड़ी सी यहाँ पे आपकी जानकारी थी कि जो आपका अमृता देवी जो हैं, अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास जो खेजड़ी गांव है इसमें रहती थी। अब इसका नाम खेजड़ी क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर सामान्यतः आप देखेंगे तो खेजड़ी के क्या पाए जाते थे, वृक्ष पाए जाते थे, इस कारण इसको खेजड़ी गाँव कहा जाता है। बाकी का आपने पढ़ा ही होगा कि वहाँ के राजा के लिए लकड़ी की क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी, लकड़ी की आवश्यकता पड़ी, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने सैनिकों को आदेश दिया जाकर के ये उस गांव में गए। उस गांव में जाकर के गए तो जो अमृता
अमृता देवी जो थी, अमृता देवी ने क्या किया, उस पेड़ को पकड़ लिया। जैसे ही अमृता देवी की कुल्हाड़ी अमृता देवी के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी पड़ी तो इनके पैर से खून निकलने लगा, और इसके इनके साथ जो दोस्त वगैरह थे, जो साथ खेलने वाले जो बच्चे थे, सभी वहाँ के लोग साथ में करीब 200 से 300 जो भी लोग थे, ये सभी पेड़ों से चिपक गए। और वहाँ पर जो मजदूर थे, जो राजा के जो सैनिक थे, उनको तो लकड़ी ले जानी थी, तो उन्होंने काटना प्रारंभ किया और कई लोगों को यहाँ पर काटा गया। अब राजा को बाद में जानकारी प्राप्त हुई, तो राजा ने वहाँ पर उस जगह को क्या कह दिया गया, रोक दिया गया, पेड़ों को काटना बंद कर दिया, रोक दिया गया। तो ऐसा फिर बाद में रोक बंद हो गया। अब सामान्यतः यदि आप देखें तो अभी भी वहाँ पे अब खिजड़ी गांव से ये जाने जाते हैं, और वहाँ के जो निवासी हैं, जो लोग हैं, उनको क्या कहा जाता है, बिश्नोई कहा जाता है। बिश्नोई परिवार से थी अमृता देवी जी, तो इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा, अमृता देवी बिश्नोई हो जाएगा। ये जो आपका आंदोलन था, इस आंदोलन को क्या कहा जाता है, चिपको आंदोलन कहा जाता है, और चिपको आंदोलन आपका वन संरक्षण से संबंधित था। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक प्रकार की सच्ची घटना है। ये आपका चौथा चैप्टर था। और आपके सामने फिर से ये अगला जो आपका 5वां चैप्टर दिया गया क्लास 4 का ईवीएस का, अनीता की मधुमक्खियाँ। ये भी एक सच्ची ही घटना है। इसको आप यदि देखें तो मधुमक्खियों से संबंधित दी गई है। तो यहाँ पर देखें, थोड़ा सा आप जानकारी ले लें। मेरा नाम अनीता खुशवाहा है, मैं मुजफ्फरपुर जिले में बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। तो देखिए, मुजफ्फरपुर जिले में जो बोचाहा गांव है, ये आपका कहाँ पे पड़ता है, बिहार में पड़ता है। यहाँ पे अनीता खुशवाहा जो हैं ये रहती हैं। मैं माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई में, इसके माने बच्चे बताए गए हैं कि जो फैमिली है पूरी, इनके घर में माँ है, पिताजी हैं, 2 छोटे भाई हैं, तो ये कॉलेज में पढ़ती हैं और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हैं। मैं मधुमक्खी पालने का क्या कहती हूँ, काम करती हूँ। तो यहाँ पर सीधा सा मुख्य बिंदु पर आप आ जाते हैं। तो जो अनीता जी जो थी, इनकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। ये प्रारंभ में क्या कहती थी, बकरियों को चराती थी। इनके माँ बाप इनको विद्यालय जाने से मना करते थे। एक दिन ये क्या किया, इनने छुपके से विद्यालय गई। विद्यालय में जाकर के पीछे की लाइन में बैठ गई। इनको अच्छा लगा। आगे इनने घर पे आकर के माँ बाप को बताया। शिक्षक के द्वारा माँ बाप को समझाया गया। फिर माँ बाप ने इनको स्कूल भेजना प्रारंभ कर दिया। करीब 5 साल तक इनने अध्ययन किया, तो 5वीं इनकी पूरी हो गई। उसके बाद पैसों की आवश्यकता नहीं होती थी। फिर 6वीं क्लास से पैसों की आवश्यकता पड़ी। तो जो अनीता जी जो थी, इनने क्या किया, अपने से छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाने लगी। और कक्षा 6 में ये अपने अध्ययन के लिए उन बच्चों से जो पैसे हुआ करता था, उनसे अपनी पढ़ाई करती रहती थी। ऐसा होता गया और ये कॉलेज में आ गई। एक शिविर लगा था मधुमक्खी को समझाने के लिए, सरकारी मधुमक्खी पालन से संबंधित शिविर था, जिसमें इन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। तो उसके बारे में थोड़ी सी आप यहाँ पर जानकारी देखेंगे। ये आपने देखिए, ये शॉर्ट में दिया गया था। अब यहाँ पे मेन चीज जो आपकी होती है, तो यहाँ पे बताएं, इनके यहाँ लीची के पेड़ ज़्यादा हुआ करते हैं। और लीची के जो पेड़ हैं, ये मधुमक्खियों को कैसे होते हैं, प्रिय होते हैं, यानी अच्छे लगते हैं। तो हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों का पालन करके शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर दूँ। तब मैंने गाँव में मधुमक्खी पालने की एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। अब देखा, यहाँ पर जो ट्रेनिंग शुरू हुई, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनने वाला है, अक्टूबर से दिसंबर तक, माने मधुमक्खियों को पालने का जो उचित समय होता है, ये आपका कब से होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। क्योंकि इस समय में ये मधुमक्खियाँ अधिक अंडे देती हैं। तो ये मधुमक्खी पालन का सबसे उचित समय हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे यदि देखें तो मधुमक्खी पालने के लिए सबसे पहले जो अनीता जी थी, इनने क्या किया, 2 बक्से लिए। 5000 इनके पास रुपये बच्चों को पढ़ा कर आए थे, जिसमें से प्रत्येक बक्से की कीमत 2000 थी। बाकी का शक्कर और जो अन्य चीज़ें होती हैं उनको लेने के लिए पैसे इनने बचा के रखे थे। बाद में ये काम करती गई। सितंबर का महीना था, दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि 2 बक्से कम पड़ गए। मैंने 2 बक्से और खरीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा, इससे मेरा चेहरा और जो हाथ होते थे ये सूज जाते थे, दर्द भी होता था। यह कहानी पर यह कहती है कि यह काम तो मैं अपनी ही इच्छा से शुरू किया था, तो यह किसी से कह नहीं सकती थी। साथ में यदि आप देखें तो जो अनीता जी हैं,
इनने क्या किया, यहाँ पे मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू किया। और जो आपके मोस्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे बनना स्टार्ट होते हैं वो आपका होता है मधुमक्खी पालन का जो उचित समय होता है ये आपका अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, क्योंकि इस समय में जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये मधुमक्खियाँ अधिक से अधिक अंडे देती हैं। माने ये समय अनुकूल होता है। साथ में यदि आप देखें मधुमक्खियों के समान चींटियाँ भी, दीमक भी और ततैया भी, ये भी क्या करते हैं, एक समूह में रहने का कार्य करते हैं। माने मधुमक्खियाँ हुई, ततैया हुई, दीमक हुआ, चींटियाँ हुई, ये सभी समूह में रहते हैं और उनका काम बटा होता है। जैसे मधुमक्खियों के उदाहरण से हम समझ सकते हैं, एक होती है रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी का काम क्या होता है, रानी मधुमक्खी केवल छत्ते पर बैठती है और अंडे देती है। उसके बाद होते हैं नर मधुमक्खियाँ होती हैं। नर मधुमक्खी जो आपके होते हैं वो छत्ते को बनाने का और शहद को बनाने का कार्य करते हैं। बाकी की जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं, ये श्रमिक मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, फूलों तक जाती हैं, फूलों से रस को लाती हैं और छत्तों तक लाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार सभी में ये कार्य, चींटियों में भी, ततैयों में भी, दीमक में भी, सभी में ये कार्य बटा होता है। यानी समूह में रहते हैं, अपने अपने कार्य को करते हैं, कोई भी एक दूसरे का कार्य नहीं करता है। ये क्या हो गया आपका अनीता जी का चैप्टर, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो स्थिति बताई गई है समूह में चलने से बताई गई है। चींटियाँ अपने पीछे क्या करती हैं, एक हार्मोन्स को छोड़ते जाते हैं जिसकी गंध पीछे वाली चींटी सूंघती आती है, चखती आती है, उसी के माध्यम से आगे की ओर बढ़ती जाती है। तो ये थे आपके EVS के क्लास 4 के 4 चैप्टर। आगे के चैप्टर आप इसी कड़ी में देखते रहेंगे और लास्ट में आप देखेंगे इनसे